टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि एक दारू का ठेका कैसे चलाना चाहिए और उसके अराउंड एक बिजनेस कैसे बनाना चाहिए। उसके लिए मैंने इनवाइट किया है देवेश गुप्ता, जो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जी टाउन वाइन्स। बट स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज आई विल आस्क यू टू टेक अ प्लेज कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। I do. You agree? Yeah, I do. Correct this time? Thanks for having me here. Okay, awesome. 1 2 3 go. हाय देवेश, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मुझे भी ये कॉन्वर्सेशन तो है ही है, इससे पहले की जो हमने बातें की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे भी जो आपसे बातें हुई बहुत अच्छी लगी। और अब देखते हैं। डेफिनेटली आई एम श्योर इंडिया की जो यूथ है आज इतना कुछ सीखने वाली है, क्योंकि एक ठेका, अगर नॉर्मल भाषा में बोलें, ठीक है, एक फैंसी वर्ड तो हम रिटेल आउटलेट बोल सकते हैं अल्कोहल का, बट हम जब बड़े हो रहे थे या अभी तक भी हम एक वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठेका कहाँ पे है, राइट? तो वो जो रिलेटेबिलिटी है यूथ की या हमारे पूरे इंडिया की, वो ठेके के नाम से बहुत ज़्यादा होती है यार, कि यहाँ पे एक ठेका है या क्या है, इसका बिजनेस कितना फैसिनेटिंग है। तो वो सारा कुछ आपसे सीखेंगे यार, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ का क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स कैसे रहता है। आई एम श्योर पीपल विल लर्न अ लॉट। आई एम क्वाइट श्योर कि जब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे तो लोगों को बहुत सारी नॉलेज अल्कोहल के बारे में, ठेके के बारे में और इस बिज़नेस के बारे में मिलेगी। डेफिनेटली। थोड़ा पहले आपसे ये समझते हैं कि देवेश है कौन, लाइक आपकी पर्सनालिटी क्या है, कहाँ से आप आते हो और जी टाउन वाइन्स की क्या जर्नी रही है? देखिए, मैं बहुत एक छोटे से शहर नारनौल से आता हूँ। एक गुड़गांव से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर नारनौल, एक टाउन समझ लीजिए आप। मैं वहाँ से आता हूँ। मैं वहीं पे ही, मेरा बोर्न एंड बॉट अप वहीं है, वहीं पे मैं पढ़ा हूँ और मैं वहीं से आता हूँ। और एक बहुत चैलेंजिंग तो होता ही है एक छोटे शहर के लड़के के लिए कि ये सोचना कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। जनरली क्या होता है, आप देखेंगे कि एक छोटे शहर में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो ये होती है कि भैया एक इतना जॉब लग जाए, आपका एक छोटा जॉब लग जाए। लेकिन ये सोचना कि एक एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई सोच नहीं रहा होता है, तो एक बहुत मुश्किल था वो एक दौर बहुत मुश्किल था कि आप आएँ और एक एंटरप्रेन्योर सोचें। और एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो आपने भी महसूस की होगी कभी ना कभी, क्योंकि आप खुद एक छोटे शहर से आते हैं, तो क्या होता है कि जब आप टीवी पे एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं तो वो बहुत अलग लेवल के लोग होते हैं। वो फैंसी लोग होते हैं। वो कोट पहन के आते हैं। गर्मी में कोट पहनना वैसे ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम दोनों तो आज भी एकदम चिल होके बैठे हैं। चिल होके बैठे हैं हम तो आज के यूथ हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा होता यार, ये बिजनेस करने के लिए या बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ये कोट पहनना, बहुत अच्छी इंग्लिश होना, ये जो बहुत जरूरी है। और आपका तो, आप एक छोटे शहर के लड़के हो, ये सब आपका हो नहीं सकता है, तो आप तो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते हो। तो ये हमारे यूथ के लिए वो चैलेंजिंग है और वो रिलेट भी नहीं कर पाता है। वो रिलेट कर ही नहीं सकता कि आप एक ऐसे टीवी में जो लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखते हो, ये तो मैं नहीं बन सकता। हम तो कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेते हैं, जॉब सीकर्स बन जाते हैं, तो वो बेटर है हमारे लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये स्टीरियोटाइप तोड़ा जाए और एंटरप्रेन्योर ही बनना है। और फैमिली ने सपोर्ट किया। माय फादर इज़ अ एंटरप्रेन्योर, माय ग्रैंडफादर इज़ अ एंटरप्रेन्योर, तो हमारी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। तो एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस। तो आपकी फैमिली क्या पहले से वाइन या अल्कोहल के रिटेल आउटलेट्स, ठेके में, उस बिजनेस में रही है? बिल्कुल जी। मेरे फादर ने ये लाइक बिफोर द 20-22 ईयर्स मेरे फादर ने शुरू किया। और उन्होंने ऐसा आउटलेट्स बनाए या फिर ऐसे ही बनाए जो कि आप ठेके के नाम से आप देखते थे या जानते थे, वो मेरे फादर ने बनाए। और उन्होंने भी अपनी समझ के हिसाब से जो वो उसमें इम्प्रूव कर सकते थे किए। उस जनरेशन को जो चाहिए था उन्होंने वो दिया। लेकिन जब हम इस ट्रेड में आए और हमें लगा कि ये ऐसे ठेके तो नहीं होने चाहिए, तो देन द जी टाउन स्टार्टेड। अच्छा, तो आप खुद उस बिजनेस में कब आए, कौन से ईयर में? मैं इस बिज़नेस में 2019 में आया हूँ। अच्छा। और जब मैं इस बिज़नेस में आया था, जो क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ कि ये पॉलिसी ईयर्स जो होता है, जो ठेके का एक पॉलिसी ईयर होता है, पहले था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये पॉलिसी ईयर जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है पॉलिसी ईयर? पॉलिसी ईयर क्या होता है? सरकार हर साल एक लॉ लेके आती है जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं, एक्साइज पॉलिसी। तो वो सरकार हर साल एक लॉ लेके आती है कि इस साल ठेके जो हैं या पूरा जो लीकर अल्कोहल बिजनेस है वो 1 साल के लिए ऐसे चलेगा। अच्छा। तो
उसको हम पॉलिसी ईयर बोलते हैं, जो कि पहले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हुआ करता था। लेकिन आफ्टर द कोविड और ड्यू टू कोविड ये इसमें चेंजेस हुए और ये 11 जून से अब 10 जून नेक्स्ट ईयर तक चलने अच्छा। लगा। ऐसा चेंज, क्या रीज़न ऐसा चेंज होने का? क्या हुआ कि जब कोविड आया तो बहुत सारा जो टाइम था, उस टाइम जो ठेके बंद करने पड़े, जो अल्कोहल के आउटलेट्स थे उनको बंद करना पड़ा। तो इस वजह से जो है, अच्छा, जो ये पॉलिसी में चेंजेस हुए और ये जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया गया। अच्छा। बट टाइम पीरियड तो चलो समझ में आ गया, ओवरऑल तो एक साल ही रहा। ओवरऑल 1 साल ही रहा, और चेंज कर दिया उसको। वो चेंज कर दिया बस। उसके अलावा क्या चेंज होता है हर साल नॉर्मली पॉलिसीज में? पॉलिसीज में बहुत मेजर चेंज तो नहीं होता है कि भाई बिल्कुल कंप्लीटली वो 360 डिग्रीज चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, कोई वैट बढ़ जाता है, कोई वैट घट जाता है। अच्छा। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं। मान लीजिए किसी ईयर वैट का इम्पैक्ट है वो 12% है, तो किसी ईयर 4% रह जाता है, किसी ईयर 4% है तो वो 12% हो जाता है। या इम्पैक्ट्स जो है, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस जो हैं सरकार करती रहती है। जैसे पहले जो गवर्नमेंट के, मैं आपको मेजर चेंज बताऊं कि पहले ये था कि आपको कम से कम 6 आउटलेट लेने पड़ेंगे एक एंटिटी को। अच्छा। उसको एक ग्रुप बोलते हैं। ओके। कि आपको 6 आउटलेट आसपास के लेने पड़ते मतलब थे। 6 ठेके खोलने पड़ेंगे। 6 ठेके कम से कम खोलने पड़ेंगे अगर आप एक ग्रुप चूज करते हैं। तो आज वो 2 ठेके पे है। अच्छा। तो ये मतलब कोई भी बंदा 2 ठेके से स्टार्ट कर सकता 2 ठेके से शुरू कर सकता है। ओके। और ये बहुत अच्छा, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। और ये तो क्या ये लाइसेंसेस जो हम सुनते आते हैं कि यार लाइसेंस होता है ठेके का, वो कैसे रहता है, वो कैसे काम करता है वो प्रोसेस? ये मैं आपको बताता हूँ कि ठेके का लाइसेंस क्या होता है। ये देखिए, ठेका खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप और मैं गए और ठेका खोल दिया। हाँ। ये ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप और मैं जाके किसी भी इजी से ठेका नहीं खोल सकते हैं। ठेका खोलने के लिए या लीकर अल्कोहल को शुरू करने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए आपको प्रॉपर गवर्नमेंट के लाइसेंस चाहिए। और गवर्नमेंट का लाइसेंस कैसे मिलता है? देखिए, हर साल जो मैंने आपको जिक्र किया था कि एक पॉलिसी होती है जो कि सरकार बनाती है, सब कुछ वो पॉलिसी आपको पूरा फॉलो करना है और वो पॉलिसी ही आपको पूरा साल आपको मानना है और वही चलेगी आपकी। जनरली क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं, हर ईयर टू ईयर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, सरकार आपको एरिया बताती है कि इस एरिया में आप आइए और आप बिडिंग कीजिए। मतलब आप आइए इस आउटलेट पे, मान लीजिए हमें गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे आउटलेट खोलना है। तो सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये गोल्फ कोर्स रोड है, इस पे ये 2 ठेके हैं, इस ठेके की बिडिंग के लिए, इस 2 ठेके को लेने के लिए आप बिडिंग कीजिए। तो हर साल बहुत सारे लोग उस पर बिड करते हैं। जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको गवर्नमेंट वो ठेके अलॉट कर देती है फॉर द 1 ईयर, फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए। फॉर 1 साल के लिए। तो वो ठेके के जो है 1 साल के लिए वो आप रन करते हैं। आप उतना लाइसेंस फी सरकार को दे दोगे? आप बिड करते हैं। मान लीजिए बेस प्राइस सरकार ने रखा कि इसका बेस प्राइस 1 CR है, तो आपने बिड की 1.5 CR की, तो आप 1.5 करोड़ रुपए सरकार को देंगे और जो है आप 1 साल के लिए उस आउटलेट को रन करेंगे। उस आउटलेट का जो ओनर है, रियलिटी में जो जगह का ओनर है, वो कौन होता है? वो सरकार होती है? नहीं, सरकार आपको एक एरिया बताती है कि अच्छा। इस एरिया से लेके उस एरिया तक, मान लीजिए गोल्फ कोर्स रोड से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप एक आउटलेट खोल सकते हैं। रेंज डिफाइन कर देती है। रेंज डिफाइन कर देती है, तो उसमें एक आउटलेट खोल सकते हैं। कहीं पे भी खोल सकते हैं? कहीं से भी खोल सकते हैं। अच्छा। तो आप कहीं भी, आपका जहां मन करे, जो भी आपको जगह सूटेबल लगे या जो आपके टर्म्स जिस लैंडलॉर्ड के साथ सही हो, आप वहां पे आउटलेट खोल सकते हैं। अच्छा। और इसके अंदर क्या क्या देखना होता है कि जब आपको लाइसेंस मान लो एलोकेट हो गया, आपने बिड किया, ये बिडिंग विंडो कितने टाइम चलती है? ये जनरली सरकार जो एक पूरा प्रोसेस है वो लगभग 1 महीने चलता है। अच्छा। कि जिसमें पॉलिसी आना, जिसमें एलोकेशन होना, हर चीज़ का, हर आउटलेट का एलोकेशन होना, ड्यूटीज डिसाइड होना, ये सब पूरे प्रोसेस में लगभग 1 महीना लगता है। तो मतलब अगर 11 जून से है तो वो मई में शुरू हो जाएगा? उसका प्रोसेस जो है अप्रैल मई में आपका शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे आप कंप्लीशन करो, बिड करो और आपको एलोकेशन होगा। उसके बाद 11 जून से आप उस आउटलेट को खोल सकते हो। आप शुरू कर सकते हैं। राइट, ओके। हर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रेट होता होगा लाइसेंस का? लाइसेंस का हर लोकेशन के हिसाब से रेट है। उसमें बेस प्राइस हर लोकेशन का गवर्नमेंट अलग अलग रखती है। एक्साइज डिपार्टमेंट हर लोकेशन का अलग रेट रखता है, पुराना हिस्ट्री देख के, डेटा हिस्ट्री देख के कि भाई इसमें कितना बिड हुआ है।
तो उस बेस बिड होती है, फिर आप जितना बिडिंग करते हैं, बेस तो प्राइस रख देती है गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद जितना आप बिडिंग करते हैं आप बिडिंग कर सकते हैं। अच्छा, और 2 मिनिमम आप लेने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, अभी करंट जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको 2 आउटलेट का एक ग्रुप होता है जिसको आप जोन बोलते हैं, तो वो जोन में 2 आपको आउटलेट कम से कम लेने पड़ते हैं। और ये जो ग्रुप बनता है, ये क्या आपको सेम एरिया में ही लेना होता है, या आप ऐसा भी है कि एक आपने मान लो करनाल में ले लिया, एक गुड़गांव में ले लिया, नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपको जो एक जोन होता है और उसमें जो आपके 2 आउटलेट्स आपके होंगे, तो दोनों जो आउटलेट होंगे वो सेम एरिया में ही होंगे, मतलब दोनों गोल्फ कोर्स में ही होंगे। जैसे मान लीजिए गोल्फ कोर्स में आपको एक एरिया डिसाइड हुआ, तो गोल्फ कोर्स में ही दोनों आउटलेट होंगे, पास पास होंगे। अच्छा, दूर दूर नहीं हो सकते, बहुत बिल्कुल पास पास आउटलेट्स जो। इसका क्या रीजन है, कोई स्पेसिफिक लॉजिक है इसके पीछे? नहीं, इसका रीजन ये है कि ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स को तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक करनाल में जाके चलाए और एक गुड़गांव में चलाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे तो नहीं, अलाउड नहीं है। वो गवर्नमेंट ऐसे ही करती है कि 2 आउटलेट्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम आसपास होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी आपका इजी होगा फिर हैंडल करना। लॉजिस्टिक्स हैं, फिर उसका एक ट्रांसपोर्ट का परमिट होते हैं, वो भी सब इजी बनेंगे, राइट, इसलिए। राइट। अब इसके अंदर ये जो पूरा आप ट्रांसपोर्ट के परमिट की बात कर रहे हैं, एक तो हो गया हमारा लाइसेंस कि हम आउटलेट लेने का एक लाइसेंस है, और क्या क्या लाइसेंस होते हैं ठेका खोलने के लिए? ठेका खोलने के लिए सिर्फ लाइसेंस चाहिए आपको गवर्नमेंट का, जो आपने बिड करके लिया है वो लाइसेंस आपको मिल गया, उससे आप ठेका रन कर सकते हैं, उससे आप एक आउटलेट रन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई माल मंगवाना है, जैसे आप परचेज करेंगे ना कुछ आप परचेज करेंगे तभी तो बेचेंगे, करेक्ट, ठीक है, वो जो लाइसेंस आपको मिला है वो सिर्फ दुकान रन करने का है। आप माल मंगवाएंगे तो उसके अगेंस्ट भी परमिट बनाने पड़ते हैं, उसके अगेंस्ट भी जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज हैं वो देनी पड़ती हैं, और फिर आप माल मंगवाते हैं। फिर आप जो है सारा पूरा पेमेंट के बाद जब आपका माल आ जाता है तो फिर आपका जो है वो माल आप सेल आउट करते हैं। हर स्टेट के हिसाब से नॉर्मली एक्साइज और वैट, ये 2 ही टैक्स होते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है? जनरली अब बात करें तो एक तो लाइसेंस फीस है, एक एक्साइज फीस है और एक वैट है। जनरली जो स्टेट्स वाइज जो है ये 3 होते हैं। जैसे दिल्ली का जो वैट होगा, एक्साइज होगी, जो लाइसेंस फीस होगी वो अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी। जो सब्जेक्ट है लीकर, जो अल्कोहल सब्जेक्ट है, वो एक हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट सब्जेक्ट। करेक्ट। 3 सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी रूल्स बना सकता है, सेंट्रल भी रूल्स बना सकती है। स्टेट सब्जेक्ट जो वो होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट रूल्स बना सकते हैं, और सेंट्रल सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल रूल्स बना सकती है। जो अल्कोहल का मैटर है वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो सिर्फ इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स बनाती है। अच्छा, तो अल्कोहल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हरियाणा की अल्कोहल पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी डिफर हो सकती है दिल्ली से, हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी डिफर हो सकती है राजस्थान से, और उनका टैक्सेशन का प्राइस भी अलग हो सकता है। टैक्सेशन का प्राइस भी अलग हो सकता है, वे ऑफ वर्किंग भी अलग हो सकती है, तरीका भी अलग हो सकता है काम करने का। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यूनियन टेरिटरीज में नॉर्मली अल्कोहल सस्ता मिलता है। हाँ, ये बोला जाता था, ये पहले ऐसा शायद ऐसा होता भी होगा कि यूनियन टेरिटरीज में शराब सस्ती मिलती थी, लेकिन अब मोर और लेस क्योंकि सब गवर्नमेंट्स एक दूसरे से सीखती ही हैं, तो बहुत हद तक यूनिफाई चीजें हो रही हैं। राइट, अभी हुई नहीं है लेकिन हो रही हैं। काफी जो गैप था वो कम हो रहा है। तो जी टाउन की अगर हम बात करते हैं, आपने जी टाउन 2019 में शुरू किया, राइट? पहले आपके फादर वो आउटलेट चला रहे थे। जब आप इस बिजनेस में आए, कितने आउटलेट्स थे आपके ऑलरेडी? मैं आपको ये पूरा एक छोटा सा स्टोरी है, मैं ये आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये एंटरप्रेन्योर्स बनते कैसे हैं इस देश में। क्या होता है कि जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर मैं जब आया और जब पापा ने कहा कि देखिए आप बिजनेस, मैं भी एक जॉब सीकर था, कि मेरा भी माइंडसेट वही था कि क्यों नहीं एक जॉब की जाए, कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढी जाए, जैसे आज का यूथ जो है बहुत सारा वो कर रहा है। फिर लेकिन मेरे पापा ने अपॉर्चुनिटी दी और कहा कि कुछ आप इस बिज़नेस को एक्सटेंड कीजिए, और बहुत सारा हमारा यूथ नहीं करता है। मैं कहना चाहूँगा कि ये यूथ को हमको अगर उनके फादर का बिजनेस है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे उसको एक्सटेंड करने की। लेकिन मैं आया तो आज आपको याद होगा 4-5 साल पहले आप कहीं भी घूमते थे तो ठेके होते थे जाल में, एक जाल ग्रिल लगी होती थी, जाल में अंदर सेल्समैन है, आप अंदर से आप हाथ डालते हो ऐसे, आप पैसे देके कि भैया ये दे दे, वो अपनी मर्जी से दारू देता था
और जनरली 20-50 रुपए आपसे ऊपर लेता था, जो उसका प्राइस है। हाँ। तो बड़ा ही खराब सा सिस्टम था ये एक। और जब मैं आया तो मैंने कहा कि यार ये ऐसा सिस्टम तो बड़ा बेकार है, ये तो बड़ा चीटिंग हो रहा है कस्टमर्स के साथ भी, और ये पूरा सिस्टम बड़ा बेकार सा है, तो इसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि करना तो अब यही है, इसको कैसे सही किया जाए। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया कि यार ये ऐसा किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा करते हैं कि एक सेल्फ सर्विस है ना, मॉडर्न आउटलेट्स बनाते हैं, जो कि मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री पे देखा था, दिल्ली ड्यूटी फ्री पे देखा था, और कई सिंगापुर में मैंने वो देखा था। तो कि एक आउटलेट बनाया जाए जिस पे लोग खुद आए, खुद शराब खरीदें, उस पे हर कहीं पे प्राइस मेंशन हो, और वो आए और अपना शराब अपना बिलिंग करवाएं। पहले क्या होता था कि आपको बिल भी नहीं मिलता था, आप ठेके पे जाते थे, आपको बिल भी नहीं मिलता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हर कस्टमर को बिल मिले, जेन्युइन शराब मिले, एडल्टेड ना हो, और आप आएँ और आप अल्कोहल जो है वो बाय कर लें, और उस अल्कोहल बाइंग एक्सपीरियंस को एक अच्छा किया जाए। तो मैंने ये शुरू किया। तो इस वजह से फिर हमने आउटलेट्स बनाए, एक करके 10-15 आउटलेट्स ऐसे बनाए, शुरू किए फिर हमने। वुमेन के लिए तो स्पेशली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नहीं जा पाती, क्योंकि लोग जज करते हैं या वो एम्बैरस फील करती हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो जी टाउन ने चेंज किया है वो तो इसी के ऊपर इम्पैक्ट किया ये है। क्या होता था कि पहले मेरे को याद है कि जब मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा था, तो फिर क्या हुआ कि मैं आउटलेट पे था और किसी को देखा मैंने कि एक फीमेल जो है वो कार में बैठी हुई है, और उसने अपने ड्राइवर को भेजा अल्कोहल परचेज करने के लिए स्टोर के अंदर। तो क्योंकि मेरे को ये बड़ा वो लगा कि अगर अल्कोहल को कंज्यूम करना इतना मुश्किल कैसे है, उसको परचेज करना इतना मुश्किल कैसे है कि आप अपने ड्राइवर को भेज रहे हैं, खुद कोई जाता ही नहीं है। लड़के तो फिर भी चले जाते थे, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती हैं, कि और वो अपने ड्राइवर को भेजती हैं, और वो ड्राइवर जो है या फिर जिसको आप भेजते हैं, उसके चांसेस होते हैं कि वो चीटिंग करे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। वो आपसे चीटिंग करेगा क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए, क्योंकि आप तो अंदर जाएंगे ही नहीं, आप तो प्राइस पूछेंगे ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल है, और ये तो कस्टमर्स के साथ चीटिंग हो रहा है। ना आप प्राइस पूछ पा रहे हैं ठीक से, ना तो आप प्राइस पूछ पा रहे हैं, ना आपकी चॉइस ले पा रहे हैं, और ना आपकी क्वालिटी का कोई एश्योरेंस है। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए। फिर हमने एटमॉस्फेयर वो बनाया कि कोई भी फीमेल या कोई भी मेल, वो उस तरह का एम्बियंस हमने बनाया कि कोई भी मेल फीमेल आए और फिर वो उसको ईजी लगे कि आप आए और आप अपना अल्कोहल बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा करें। राइट। इसीलिए शायद जी टाउन की मार्केटिंग जो हम कर भी नहीं सकते, बट इतनी जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। मार्केटिंग करना एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल इनलीगल है, और कोई भी शराब की मार्केटिंग नहीं कर सकता है, और हम भी नहीं करते हैं। Right. और हम तो कोशिश करते हैं कि शराब अगर आप कम से कम कंज्यूम करें तो वो अच्छा है। बट क्या हम किसी भी आउटलेट की, इंडिया के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम आउटलेट की मार्केटिंग नहीं कर सकते? लॉ ऑफ लैंड ये कहता है हम किसी भी आउटलेट की किसी भी तरीके से शराब की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमें करनी चाहिए। और शराब जितनी कम हो सके हमें कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो तो खैर अलग चीज़ हो गई, राइट। बट हम खुद से मार्केटिंग नहीं कर सकते। नहीं, लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि आप मार्केटिंग किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आप किसी भी अल्कोहल की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास ये थॉट कैसे आया कि यार एशिया का सबसे बड़ा आउटलेट खोलूँगा मैं? जैसे जी टाउन के बारे में जो न्यूज़ आई थी हर जगह पे, ये वो फेमस सबसे ज़्यादा इस वजह से हुआ था कि यार एक ऐसा वन ऑफ ए काइंड आउटलेट खुला है जहाँ पे वुमेन जा सकती है, बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अच्छी एम्बियंस मिलेगी, कोई जजमेंट नहीं होगी, रिस्पेक्ट होगी। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या होता था कि यूथ या कोई भी शॉपिंग करने अल्कोहल की नहीं जाता था, वो किसी ना किसी और को भेजता था या किसी को फ़ोन करता था कि मेरे लिए ले आओ। उससे क्या होता था कि उसको प्राइस बहुत इन्फ्लेट मिलता था, और उसको क्वालिटी ऑफ लिकर में भी सस्पिशियस रहता था वो। ये होता था। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा करें, हम कस्टमर को कहेंगे आप खुद आके ले लीजिए, किसी और से मत मंगवाइए।
तो हमने उस तरीके से फिर हमने शुरुआत की। तो फिर हमने धीरे धीरे किया कि हमने पहले एक सेल्फ सर्विस आउटलेट बनाया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आउटलेट हुआ, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, कि क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होने लगा और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो अल्कोहल थी, जैसे लो अल्कोहल कंटेंट, जो गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती है कि लो अल्कोहल कंटेंट आप ज़्यादा पिए, हार्ड अल्कोहल की जगह सॉफ्ट अल्कोहल आप पिए, तो वो लोग ज़्यादा मार्केट में आने लगे। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि आपकी रेंज बढ़ने लगी, लो, और उससे दुकान का साइज सब बढ़ने लगा। बट आपके एसक्यूज़ की बात करें, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोले वैरायटी ऑफ अल्कोहल, आपने बोला लो हाई अल्कोहल कंटेंट वाले भी होती हैं, ऐसे कितने एसक्यूज़ में डील करते होगे भैया? सभी एसक्यूज में, क्योंकि सरकार जो आपको गवर्नमेंट जो है एक लाइसेंस देती है, तो आपको सभी आप जो अल्कोहल है, सभी तरह के आप अल्कोहल रख सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है आप रखें, लेकिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लो अल्कोहल भी कंटेंट आप रखते हैं तो वो अच्छा है, कि क्योंकि हार्ड अल्कोहल से सॉफ्ट अल्कोहल पे आप जाएं तो वो बेटर है। तो हम सभी तरह का एसक्यू रखते हैं। एक आपने ना बीच में बात की एडल्टरिंग की, राइट, के नकली शराब का थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में होता था पहले, राइट, उसको लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप एक तो क्या होता है कि मैं आपको इसका पूरा स्टोरी बताता हूँ, ये कहाँ से फ्रेम होता है। क्या होता है, लोग जनरली क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लोग किसी को फ़ोन कर देते हैं, गूगल पे कोई नंबर टाइप करते हैं, कोई फ़ोन कर देते हैं और किसी को कहते हैं कि मेरे लिए अल्कोहल आप ले आइए, भेज दो घर पे। कि घर पे भेज दो आप। वो इलीगल है। कोई भी अथोराइज्ड वेंडर्स आपको अल्कोहल घर नहीं भेजेगा। मतलब आप किसी के घर डिलीवर नहीं करा सकते? मैं नहीं, कोई भी अथोराइज्ड रिटेलर जिसके पास लाइसेंस है वो किसी के भी घर पे अल्कोहल नहीं भेज सकता। अच्छा। ना भेज सकता, ना भेजेगा। कोविड में तो बहुत लोग क्लेम करते थे ऐसा। वो क्लेम करते थे, वो सब फेक क्लेम्स होते हैं। मैं आपको पूरा स्टोरी उसका बता रहा हूं। कोई भी वेंडर आपके अल्कोहल नहीं भेजेगा। तो आप ये तो समझ के चलिए, अगर कोई भी अल्कोहल आपके घर आ रही है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अडल्टरेटेड होगी और वो इलीगल है। अच्छा। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा हुआ है, पॉलिसीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अल्कोहल आप होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप होम डिलीवरी कर ही नहीं सकते हैं तो कोई भी वेंडर करेगा, आपके घर भेजेगा ही नहीं। तो जब घर ही नहीं भेजेगा आपके, तो आपको कोई ऐसा कोई लोग मिलेंगे जो कि एडल्टरेटेड शराब आपको पिला सकते हैं या बहुत हाई इन्फ्लेट पे प्राइस पे पिला सकते हैं। तो उसके लिए हमें बचना चाहिए, उससे हमें शराब बाय नहीं करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कस्टमर्स की कि उन्होंने शराब ऑर्डर की ऑनलाइन, कोई गूगल पे नंबर निकाला, वो इलीगल नंबर था, कोई उसने कोई नंबर निकाला, कोई उसने फ़ोन कर दिया उसे, और उसने फ़ोन करके उसे पेमेंट भी एडवांस दे दी, और ज़्यादा भी ले ली, और ज़्यादा की भी ले ली, पेमेंट भी एडवांस कर दी, और उसके पास अल्कोहल आई ही नहीं। तो ये हो सकता है, ये होगा कि आपके पास पहली बात तो अल्कोहल आएगी नहीं, पहली बात तो अल्कोहल ही नहीं आएगी, और आ गई तो वो अडल्टरेटेड होगी। अच्छा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके। तो ऐसा काम ना करें, जो इलीगल है उस काम को नहीं करना चाहिए हमें, है ना। इसके बहुत कम चांसेस हैं जो लीगल आउटलेट्स हैं उस पे आपको अडल्टरेटेड शराब मिले, इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रोसेस है शराब खरीदने। आपको जब आप परचेज करते हैं और आप जब सेल करते हैं, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। अच्छा। तो उसमें आपके चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं कि कोई अडल्टरेटेड शराब आपको मिलेगी। आप लीगल वेंड पे आप जाएंगे, एक लीगल वेंड पे आप जाएंगे तो आपको अडल्टरेटेड शराब नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है रेगुलर चेकअप करता है कि कोई अडल्टरेटेड शराब ना हो, कोई इलीगल शराब ना हो। और जब आप शराब खरीदते हैं, अल्कोहल जब आप परचेज करते हैं, ब्रांड परचेज करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे परमिट्स होते हैं हर एक का। अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, क्यूआर कोड लाए हैं। वो हर एक बोतल पे क्यूआर कोड है, हर एक केस पे क्यूआर कोड है। तो वो बॉटल पे क्यूआर कोड आना शुरू हो गया है। अब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब जो एडल्टरेटेड शराब वो बहुत नेग्लिजिबल थी लीगल वेंड्स पे, अब वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं सबको कहना चाहूँगा कि फिर भी आप खुद से भी कस्टमर जो है जागरूक रहे। और मेरे को पता था ये इस पे क्वेश्चन आएगा,
तो फिर मैं जो है एक सबके लिए एक इसको बोलते हैं हम, ये फोकस करना, हाँ, ये हर एक, इसको बोलते हैं हम होलोग्राम। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने होलोग्राम की व्यवस्था रखी है। हर एक बोतल पे, हर एक बोतल पे आपको ऐसा होलोग्राम मिलेगा, हर बोतल पे। जिस भी बोतल पे ऐसा होलोग्राम नहीं है वो बोतल आप बाय ना करें। तो इसके साइड में ये क्यूआर कोड है, इसके साइड में ये क्यूआर कोड है, ये इसको हम स्कैन भी कर सकते हैं कहीं इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। और ये होलोग्राम ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट लगाती है हर बोतल पे। तो कोई भी एडल्ट्रेशन आपके साथ नहीं होगी, आप कोई भी गलत कंज्यूम नहीं करेंगे। ये होलोग्राम आप जरूर देख के ही शराब खरीदें। जिस भी बोतल के ऊपर, बोतल नेक पे एक ये होलोग्राम नहीं है तो आप वो बोतल ना खरीदें। ये मेरा सबसे अपील है। सही है, बहुत अच्छा है ये तो। आई थिंक ये तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, अगर क्यूआर कोड स्कैन करके मैं चेक कर पाऊँ कि जेन्युइन है या नहीं है। हर एक बोतल पे, हर एक बोतल पे, बोतल नेक पे आपको एक होलोग्राम चिपका हुआ मिलता है। अच्छा, हर एक बोतल पे। मैं कह रहा हूं चाहे आप 180 ml लें या कितना ही कम ml लें, अच्छा, लेकिन वो होलोग्राम आपको जरूर मिलेगा। सब बॉटल्स पे मिलेगा, सभी बोतल्स पे आपको होलोग्राम मिलेगा। क्या ये बियर के केस में भी है? ये बियर के केस में भी है। अच्छा, ये कोई भी अल्कोहल आप लेते हैं तो वो आपको होलोग्राम जरूर मिलेगा। ओके, तो जब होलोग्राम जरूर मिलता है तो आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि ये गवर्नमेंट की ही प्रोवाइड की हुई अल्कोहल है। अगर किसी बोतल पे आपको ये होलोग्राम नहीं मिलता है तो आप वो बोतल ना लें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोतल ना लें, वो ऑथोराइज्ड नहीं है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फो। बट आप मुझे ये बताइए कि जैसे मुझे एक, मान लो एक आउटलेट खोलना है, ठीक है, मुझे एक ठेका खोलना है। आप तो इतने टाइम से रन कर रहे हैं बिजनेस, एक एक्सपीरियंस हो गया है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है नॉर्मली एक ठेका खोलने में? ये ठेका खोलने में इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप गोल्फ कोर्स रोड पे ठेका खोलना चाहते हैं तो उसका बेस प्राइस बहुत हाई होगा, लेकिन अगर किसी आप रूरल एरिया में ठेका खोलना चाहते हैं तो उसका बेस प्राइस बहुत कम होगा। तो ये लोकेशंस के हिसाब से ये ठेका इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करती है। तो वैसे ही मान लीजिए कोई किसी का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है, तो उसके आपके पास 40% उसका आपके पास आप इन द पॉकेट होना चाहिए। ये हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्म्स बोलते हैं। अच्छा, तो 40% अगर आपके पास है तो आप जो है उसके लिए जा सकते हैं। मतलब 40 लाख बेसिकली। अगर आपका 1 करोड़ का बेस प्राइस है तो आपके पास 40 लाख रुपए होना चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट को भी दे सके, आप माल भी प्रिक्योर कर सकें। अच्छा, और ये ठेके टू ठेके वेरी करता है। माल प्रिक्योर करना है आपको स्टाफिंग करनी है, ये सब खर्चे होते हैं बेसिकली। ओके। और सबसे बड़ा मेजर चंग जो आपको गवर्नमेंट को फीस देनी है, जिसको जो लाइसेंस की जो फीस देनी है वो। राइट। अब आपके पास तो देखो चॉइस है, आप अलाउड तो आप सब टाइप की कैटेगरीज ऑफ लिकर रख सकते हो, राइट। बट आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये वाला कैटेगरी में हमें ये ब्रांड या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, बट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें रखना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसके पीछे कोई आप डेटा यूज़ करते हो? ये सब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। हाँ। हमारे जो इंटरनल सॉफ्टवेयर हैं वो बता देते हैं आपको कि ये जो है ये प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल होता है तो ऑटोमेटिकली आप वो प्रोडक्ट ज़्यादा आप प्रिक्योर करते हो, और कोई प्रोडक्ट कम सेल होता है तो वो कम प्रिक्योर करते हो। बट कोई प्रोडक्ट अभी मार्केट में आया ही नहीं है मान लो, और वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो उसके लिए आप जब आप शुरू करते हो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो आप, तो उसके लिए आप पहले कम प्रिक्योर करते हो उसको, और उसका डिमांड देखते हो, आप एनालिसिस करते हो कि उसका डिमांड कितना है। फिर अगर आपको उसका डिमांड अच्छा लगता है तो आप उसको प्रिक्योर करने लगते हो। ओके। इसके अंदर भी ऐसा रहता है जैसे बाकी रिटेल में क्या होता है, अगर मान लो मेरा एक साबुन है, सोप है मेरा, ठीक है, अब मैं किसी रिटेल आउटलेट पे गया, मैंने उसको बोला कि आप ये वाला सोप अपने रिटेल पे रखो, अपनी शॉप पे रखो, तो वो रिटेल ओनर क्या बोलेगा, शॉप वाला जो ओनर है वो बोलेगा कि यार मैं 60 डेज़ में आपको पेमेंट करूँगा। तो अल्कोहल के अंदर नॉर्मली क्या कितने दिन का रहता है अपना पेमेंट साइकिल? क्रेडिट पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, ये कंपनी वाइज वेरी कर सकते हैं। हर एक कंपनी का क्रेडिट साइकिल अलग हो सकता है। ऑन एन एवरेज कितना ऑन होता एन एवरेज आपको 30 डेज आप मान के चलिए कि अच्छा। आपको यू हैव टू रीपे इन 30 डेज। ओके, दिस इज जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नॉर्म। हाँ बिल्कुल। ओके ओके।
सही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें आज। बट आपने बोला कि यार मार्केटिंग तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, और अलाउड भी नहीं है, तो फिर क्या क्या ऑप्शन बचता है फिर किसी को भी मार्केटिंग करने का? अब मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं मार्केट कैसे करूँ? आप अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छा एम्बियंस क्रिएट कीजिए आपके पास। और अल्कोहल की मार्केट करनी भी नहीं चाहिए, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपको उसका मार्केट करना भी नहीं चाहिए। तो लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि वो अल्कोहल कम से कम कंज्यूम करें। जो लोग कर रहे हैं वो भी अपना अल्कोहल जो है कम करें, और जो कम कर रहे हैं वो कोशिश करें कि उस अल्कोहल को वो गिव अप कर सकें। अगर हम अभी, आप हरियाणा में हो प्रेजेंट, राइट? हरियाणा में भी कितने आउटलेट्स हैं आपके? हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 50 आउटलेट्स 50 अप्रोक्सीमेटली आउटलेट्स हैं, अलग अलग शहरों में होंगे, राइट? कोई ऐसा पैटर्न आपने देखा है कि इस शहर में ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उसके पीछे कोई रीज़न मिला आपको? ये सच्चाई है कि हमने इसको काफ़ी बार कोशिश की है देखने का, हाँ। कि गुड़गांव में अल्कोहल का कंजप्शन हाई है अच्छा। देन इन रूरल एरियाज़ में। आप कंपेयर करो टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, टाउन्स की अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि गुड़गांव में अल्कोहल का कंजप्शन काफ़ी हाई है। क्या रीज़न है उसका? यहाँ पे कॉर्पोरेट क्राउड है, यूथ थोड़ा अल्कोहल की तरफ है, और ये नहीं होना चाहिए लेकिन। और ये सीजनल भी रहता है इसका कंजम्पशन? जी बिल्कुल। अगर आपको अल्कोहल का अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो वो सेम रहता है, लेकिन हाँ टाइप ऑफ अल्कोहल में आप चेंज कर लेते हैं। जैसे बियर जो है, आप जो है गर्मी में जो है समर सीजन में बियर बहुत ज़्यादा सेल होने लगती है, और जब आप विंटर सेशन में जाते हैं तो आपकी रम या विस्की ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है। तो ये सीजन वाइज ये कभी कभी डिफरेंस होता है। और हाँ ओवरऑल आप देखेंगे तो वो सेम ही रहता है, सेल सेम रहती है, ओवरऑल सेम टर्नओवर रहता है। टर्नओवर वाइज आप देखेंगे तो सेल सेम है, लेकिन हाँ टाइप ऑफ अल्कोहल में आप चेंज हो जाती हैं ये चीज़ें। मेन वर्सेस वुमेन के अंदर भी कुछ पैटर्न देखने को मिला कि मेन बाय दिस काइंड ऑफ अल्कोहल मोर, वुमेन बाय दिस? ये हमें देखने को मिला है थोड़ा कि वुमेन जो है वो वाइन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं, वाइन और वोडका। अच्छा। वाइन, वोडका, जिन की तरफ, और जो मेन है वो विस्की की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। ये सिनारियो बदल रहा है, ये स्टेरियोटाइप चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन हाँ अभी ये है। अच्छा, कंपटीशन भी होता होगा काफ़ी? हरियाणा में सरकार ने जो, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हुई है उसमें कंपटीशन नहीं होता है। अच्छा। क्यों कंपटीशन नहीं होता है? सरकार ने हर एक चीज़ का, एक्साइज डिपार्टमेंट ने हर एक चीज़ का एमआरपी डिसाइड किया हुआ है। एमआरपी मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस। तो गवर्नमेंट ने जब मिनिमम रिटेल प्राइस डिसाइड किया हुआ है तो आप उसके नीचे कोई भी अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, इसमें एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है? एमआरपी एज पर एक्साइज मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम रिटेल प्राइस है। और मिनिमम रिटेल प्राइस का मतलब है कि आप इससे नीचे आप अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं। तो वो कंपटीशन होने का सवाल ही नहीं है। जब आप एमआरपी, जब गवर्नमेंट ने या एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब इशू कर रखी है, उसके नीचे आप कोई भी नहीं बेच सकता है, तो कंपटीशन कैसे होगा? हाँ, मतलब सेम प्राइस ही अगर है, सबका प्राइस सेम है, इसके ऊपर बिकेगी नहीं, इसके नीचे आप बेच नहीं सकते हैं। Correct. तो सबका प्राइस सेम है लगभग। तो प्राइस तो खत्म ही हो गया फैक्टर, प्राइस वाला फैक्टर जो है इस इंडस्ट्री में लगभग खत्म हो गया है। फिर तो बाकी चीज़ें ही रह जाती हैं, विच इज़ द एक्सपीरियंस एंड एम्बियंस दैट यू क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल, आप एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, प्राइस नहीं कम कर सकते। जी टाउन वर्ड जो है, जी टाउन के पीछे की क्या स्टोरी है? मैं जब गुड़गांव में आया था तो मेरे किसी दोस्त ने, मुझे नहीं पता था, मेरे किसी दोस्त ने बोला कि आर यू इन जी टाउन? तो अच्छा। मुझे लगा कि ये जी टाउन क्या है। हाँ। तो फिर हमने इस पे देखा कि गुड़गांव को बहुत लोग जी टाउन बोलते हैं। हाँ। और फिर हमने ये शुरू किया, इसको जी टाउन हमने रखा क्योंकि ये गुड़गांव बेस्ड ज़्यादा था। तो हमने इसको जी टाउन के नाम से शुरू किया। तो पहला आउटलेट आपका स्टार्टिंग गुड़गांव में ही हुआ होगा? बिल्कुल, हाँ। हमने गुड़गांव में हमने शुरू किया। पहले हमारा जो आउटलेट्स चलते थे वो जगदीश वाइन्स के नाम से चलते थे। अच्छा। फिर हमने जी टाउन वाइन्स के नाम से शुरू किया, रीब्रांड कर दिया आपने? रीब्रांड किया। अब सारे जगदीश वाइन आउटलेट अभी कुछ जगदीश वाइन्स हैं, कुछ जगदीश वाइन्स अभी भी हैं, और अभी भी कुछ जी टाउन वाइन्स हैं। बट ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ द सेम कंपनी, सिस्टर कंसर्न। अच्छा अच्छा, ओके, अमेजिंग। इसकी अगर हम मार्केट की बात करें, बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केटिंग की बात तो कर ही नहीं सकते, वो तो ख़त्म हो गया, राइट? मार्केट साइज़ लेकिन इंडिया का बहुत होगा, वैसे ही एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा मार्केट है इसका, राइट? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं,
हम इंडिया में अल्कोहल इज अ टैबू सब्जेक्ट, और उस टैबू सब्जेक्ट के होने के कारण बहुत लोगों के पास एडल्टेड शराब पहुंच जाती है, क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं, अच्छी अल्कोहल, साफ अल्कोहल वो ले नहीं पाते हैं, तो उनके पास एडल्टेड शराब पहुंच जाती है। इसको हमें रोकना चाहिए। इसके मार्केट साइज आपने मुझसे पूछा, इसका आपको शौक लगेगा कि मैं अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में आपको उन्होंने लिखा था कि साइज ऑफ अल्कोहल इन इंडिया इज 2% ऑफ द जीडीपी। 2% ऑफ द जीडीपी? 2% ऑफ द जीडीपी, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ये कारोबार है अल्कोहल का। तो ये काफ़ी मेरे लिए भी शॉकिंग था कि ये काफ़ी बड़ा मार्केट साइज है अल्कोहल के लिए। और लेकिन आज क्या होता था, पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तक हम बहुत सारा अल्कोहल जो है इंपोर्ट कर रहे थे, हम स्पिरिट्स इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों में चीज़ें बदली हैं, और हम बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अच्छा, ये हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। हम बहुत एक्सपोर्ट करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। मैं बात करूं इंद्री की, इंद्री ने वर्ल्ड वाइड अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। नंबर 1 विस्की का अवार्ड भी उनको मिला है, तो वो वर्ल्ड वाइड उनको वो भेज रहे हैं अपना विस्की। अमरूट बहुत पहले से ऐसा कर रहा है, बहुत पहले से। ज्ञानचंद है, अमरूट है, पोल जोन है, हमारी रामपुर है, हमारी ऐसी सिंगल मोल्ट, इंडियन सिंगल मोल्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है उसकी। तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। एक इंपोर्ट मार्केट से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट मार्केट हम बन रहे हैं। तो ये हमारी इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और एज ए इकोनॉमी के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बट इंडिया में जो भी कंज्यूम होती है ज़्यादा, वो इम्पोर्टेड है या वो भी ये ज़्यादा परसेंटेज किसका है? इंडिया, अगर आप पूरे इंडिया का मार्केट साइज देखेंगे तो वो इंडियन विस्की ही ज़्यादा कंज्यूम होती है। अच्छा, आप सिर्फ कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे गुड़गांव में कुछ एरिया हैं, या गुड़गांव ऐसे कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे फॉरेन लीकर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड एरिया है। अगर आप पूरा सिनारियो देखेंगे, पूरे हरियाणा की बात करेंगे आप, तो IMFL, मैं आपको एक नॉर्म सोर्स समझा देता हूँ। लीकर को 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है, CL, IMFL और IFL। CL का मतलब होता है कंट्री लिकर। अच्छा। IMFL का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ओके। और IFL मतलब इंडियन फॉरेन लिकर। तो जो CL होता है कंट्री लिकर, जो कि हम देसी शराब बोलते हैं जिसे। अच्छा। देसी शराब आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह रखते हैं। CL का मतलब कंट्री लिकर है, देसी शराब। IMFL का मतलब है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, मतलब भारत में बनी हुई, भारत में निर्मित शराब है, बट है बाहर की, लेकिन है वो किसी ना किसी स्पिरिट्स बाहर से आई है, या कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट बाहर से आया है। और IFL मतलब होता है वो फॉरेन लिकर ही है, मतलब वो पैक भी बाहर से हुई है, वो बाहर से वो। तो ये है। तो इंद्री किस कैटेगरी में फॉल करती है? वो IMFL में ही फॉल करती है। तो और वो जो है वो अब एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। तो ज़्यादातर जो इंडिया में बिकती है वो IMFL और CL बिकती है। IFL भी बिकने लगी है, लेकिन वो बहुत कम है उसका। ओवरऑल आप सिनारियो देखेंगे तो हाँ, गुड़गांव में अगर आप सिर्फ गुड़गांव को देखेंगे तो IFL का चंक जो है बहुत ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा IFL चलता होगा, रीज़न बीइंग में भी क्या ऐसा रीज़न है कि परचेजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे? गुड़गांव की बात करें, मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मेट्रो सिटीज़ की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो उनका परचेजिंग पावर है बहुत हाई होता है, तो वो जो महंगी अल्कोहल है वो खरीद लेते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊँ तो इसमें भी सिनारियो जो है वो बदल रहा है। अब जो है कस्टमर का फोकस जो है, जो IMFL सिंगल मोल्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी सिंगल मोल्ट, इंडियन सिंगल मोल्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की इंडियन मेड लिकर्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसे मैंने रामपुर का एग्जांपल दिया, इंद्री का दिया, पोल जोन का दिया, कामेट का दिया, और ऐसे जो अल्कोहल है वो आ रही हैं। ठीक है, पोल जोन है, अमरूट है, ये सब जो है इन्होंने मार्केट साइज अपना बहुत बढ़ाया है। तो इन्होंने मार्केट साइज अब ऐसे ही अपना बढ़ाया है, तो वो वहाँ का जो कंज्यूमर है, जो पहले फॉरेन लिकर खरीद रहा था, वो मजबूर था कि फॉरेन लिकर खरीदेंगे, वो IMFL पे मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। हमारी इंडियन लिकर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। हमारी अल्कोहल जो है विदेशी शराब से काफ़ी कम प्राइस पे है और बेटर क्वालिटी में है,
तो अब जो है कस्टमर मूव कर रहा है हमारी अल्कोहल, इंडिया मेड फॉरेन अल्कोहल्स पे। इनकी शेल्फ लाइफ भी होती है कुछ? शराब में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होता है, उतना अच्छा होता है। तो इसकी कोई भी सेल्फ लाइफ नहीं होती है, बियर की होती है। वो डिपेंड करता है कि अगर वो फॉरेन से आई है तो उसकी सेल्फ लाइफ लगभग 1 साल की होगी, और वो इंडिया में बनी है तो उसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने की होगी। बियर के अलावा कोई भी ऐसा स्पिरिट नहीं है जिसकी सेल्फ लाइफ होती हो। जितना शराब पुराना उतना अच्छा, लेकिन इसमें भी ये लोगों को ये लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली शराब जो है वो बैरल में जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, बॉटल में नहीं। बॉटल में नहीं। लोग क्या करते हैं, लेके बॉटल को रख देंगे 2-4 साल कि पुरानी होने देते हैं इसको, बट उससे तो नहीं फर्क पड़ता होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बैरल में उसका एज होता है। एजिंग जो होता है वो बैरल में होता है, जो लकड़ी का बैरल होता है गोल गोल, जो आपने टीवी में देखा होगा कि वो बैरल होता है, उसमें एज की जाती है, मैच्योर की जाती है शराब को। लेकिन आप ऐसे ही रख देंगे तो बोतल में रख देंगे तो उसका कोई, लेकिन हाँ कोई उसका एक्सपायरी नहीं होता है। अच्छा, एक्सपायरी किसी भी तरीके का किसी भी स्पिरिट्स में नहीं होता है, बियर को छोड़ के। तो मतलब अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो उसमें शेल्फ लाइफ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सेल्फ लाइफ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इस बिजनेस में। मेजर प्रॉब्लम क्या है आपके बिजनेस की? मेजर प्रॉब्लम मतलब मुझे अगर आज आउटलेट खोलना है एक, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी? स्टाफिंग। अच्छा, एक मेजर इशू तो स्टाफिंग का आता है। क्यों ऐसा? आपको वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिनको अच्छा इस इंडस्ट्री का नॉलेज हो। ओके, उसको वो लोग तो नहीं मिल पाएंगे आपको, बहुत मुश्किल है। क्या क्वालिफिकेशन नॉर्मली चाहिए होती है? क्वालिफिकेशन तो कोई भी हो, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए कि हाउ इंडिया प्रोड्यूस अल्कोहल। ओके, तो वो जो है, जिस वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या कंज्यूम करना है, कैसे नहीं करना है, अडल्टेड शराब से कैसे बचना है। ये सब जो नॉलेज है, क्योंकि इंडिया में अल्कोहल इज ए टैबू सब्जेक्ट, ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं अल्कोहल की, तो इस वजह से जो है। तो आप कैसे सॉल्व करते हो उस प्रॉब्लम को, स्टाफिंग के प्रॉब्लम को? हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें। हम ड्राइव चलाते हैं, हम ये भी ड्राइव चलाते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम ड्राइव चलाते हैं कि आप अल्कोहल कम कंज्यूम कीजिए, आप जितना जो कम कर रहा है वो बिल्कुल आप इसको ख़त्म कीजिए। ये हम ड्राइव चलाते हैं, हम एजुकेट करते हैं कि आप सिर्फ होलोग्राम की ही शराब कीजिए। मैं बार बार लोगों को हम हाईलाइट करते हैं कि सिर्फ जिस पे ये होलोग्राम है सिर्फ वही शराब आप खरीदिए, बिना होलोग्राम की आप शराब मत खरीदिए, वो अडल्टेड हो सकती है। तो हम बार बार ऐसे ड्राइव्स चलाते हैं कस्टमर्स के लिए। बट कई बार ऐसे देखा है कि हम किसी स्टोर में जाते हैं, कुछ जो विस्कीज़ होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे वो ग्लास फ्री देते हैं या कुछ ऐसा कॉम्बो पैक्स बनाते हैं, उस चीज़ में आपका तो कोई रोल होता नहीं है? नहीं, हम किसी भी तरीके का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। वो तो जो कर रहा है वो कंपनी स्कीम्स लेके आ रहा है, अपने आप जो लेके आ रहा है। हम किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। राइट, मतलब जो है मार्केटिंग उनके हाथ में है, जो भी कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं, ब्रांड है वो जो कर रहा है। राइट, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट बिजनेस है जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि आप मत ही करो कंज्यूम तो बेटर है। हाँ, ये इस तरीके का अल्कोहल है, इस तरीके का बिजनेस है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहते हो कि आप कम से कम कंज्यूम करो तो वो अच्छा है। करेक्ट। और इसके अलावा क्या चैलेंज होते हैं इस बिजनेस में? चैलेंजेस सबसे बड़ा स्टाफिंग है। अच्छा, इसके अलावा चैलेंज आप प्रोक्योरमेंट तो होता ही है, क्योंकि ये बहुत ऐसा लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो क्योंकि आपको मैच्योर करना होता है शराब को। तो आपको 3 साल 6 साल 9 साल मैच्योर करना होता है, तो आपको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका स्टॉक नहीं मिल पाता है क्योंकि वो मैच्योरिंग में होता है। क्या रहता है इसमें, थोड़ा बताएंगे? जैसे आप मान के चलिए कि कोई अच्छा प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो आप उस स्पिरिट्स को आप मैच्योर करते हो उस बैरल में। उस बैरल में जब आप मैच्योर करते हैं तो उसमें 3 साल भी लग सकते हैं, 6 साल जो बोला जाता है 10 ईयर ओल्ड विस्की, 10 ईयर ओल्ड विस्की, तो आप 10 साल मैच्योर करोगे ना उसे। करेक्ट। आप 12 साल ओल्ड विस्की लोगे तो 12 साल वो मैच्योर हुई ना। राइट, वो बोतल में नहीं हुई, वो बैरल में हुई। बिल्कुल। तो ऐसी जो विस्कीज जो रेयर होती हैं, जो बहुत ज्यादा मैच्योर होती हैं, तो प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आती है। प्रोक्योरमेंट में उसकी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो आप उसको कोई तरीका है उसको सॉल्व करने उसका का? कोई तरीका नहीं पॉइंट ऑफ है। व्यू उसको आपको 12 साल आपको मैच्योर करनी है तो वो 12 साल बाद ही मिलेगी विस्की। बट वो तो आप नहीं मैच्योर कर रहे ना, वो तो जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है उसका लेकिन तो, वो भी तो वो उसने आज से 20 साल पहले ये नहीं सोचा था ना कि इतना डिमांड होगा। हाँ, राइट। तो जितना उसने प्रोडक्शन किया वो उतना ही मार्केट में सेल कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट।
और उसको नहीं एक्सपेक्टेड था कि 20 साल पहले कि ये वाली विस्की जो है वो बहुत अच्छा पिक कर जाएगी। बहुत अच्छा पिक कर जाएगी, बहुत अच्छा इसका डिमांड होगा। जैसे आप बात कीजिए जो इंडियन विस्कीज अब आ रही हैं, वो विस्कीज किसी भी इंपोर्टेड विस्की से अच्छा कर रही हैं। और वर्ल्ड वाइड हमारी जो विस्कीज हैं उसकी क्वालिटीज, उसका मैच्योर, आप हर तरीके का देखेंगे तो हमारी विस्कीज मच बेटर हैं किसी भी इंपोर्टेड विस्की से। अच्छा, अगर हमारी विस्कीज मच बेटर हैं तो हमने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले ये नहीं सोचा था करेक्ट, कि हमारी विस्कीज इतनी अच्छी हो जाएंगी। हाँ। और हमारे को पूरी दुनिया से डिमांड्स आने लगेंगी। तो जब पूरी दुनिया से हमें डिमांड आएंगी तो हमने उतना मैच्योर किया ही नहीं। राइट। तो हमारा आज के दिन मैं आपको बताता हूं, इंद्री का इतना शॉर्टेज है, आपका पोलजोन का शॉर्टेज है, अच्छा। अमरूद का शॉर्टेज है, आपको जितनी आप टॉप विस्कीज हैं, रामपुर का शॉर्टेज है, आप जितनी भी विस्कीज आप देखते हैं, जो भी अच्छी विस्कीज हैं जो इंडिया में आज के दिन प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सबका शॉर्टेज है। तो कंपनी फिर क्या करती है, कुछ और करती है इसको चैलेंज को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि अगर शॉर्टेज है तो है, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट होता है कंपनी के पास? नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आपको मैच्योर तो करनी पड़ेगी। वो आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो वो मैच्योर करना पड़ेगा। जैसे एक वोडका आई, स्मोक वोडका, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, वो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा वोडका है। अब आपके पास उतना है ही नहीं कि वो आपको पूरे आप कंज्यूम करवा सकें आप सबको। राइट। तो कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं। तो जितना कम प्रोडक्ट है उतना अच्छा है। तो क्या फिर कंपनीज डिमांड को देख के प्राइस भी बढ़ाती हैं अपना? नहीं, मैं प्राइस के ऊपर पूरा आपको बता देता हूं कि ये प्राइस वर्क काम कैसे करता है। जी। डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट, हर किसी लेबल का मतलब हर किसी प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करता है। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। उसको बोलते हैं, हर एक स्टेट या सेंट्रल? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अपने अपने स्टेट में जो अल्कोहल बिकेगी, जो उस हर प्रोडक्ट का स्टेट गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। उसको बोलते हैं EDP, एक्स डिस्टिलरी प्राइस। ओके। डिसाइड करती है। उसके बाद उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। फिर उसको वो प्रोडक्ट L1 को मिलता है। L1 से फिर वो L2 को मिलता है। आप थोड़ा और बताइए, L1 L2 का मतलब क्या है? मैं आपको आता हूँ उस पूरे विषय पे आता हूँ। पहले ये मैं प्राइस का बताता हूँ आपको, कि वो फिर वो L2 को मिलता है। आप अभी समझिए कि L2 को मिलता है, फिर L2 का एक सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड किया हुआ है, उसके आप अकॉर्डिंग आप उस अल्कोहल को रिटेल तक आप बेचते हैं। उस एक्स EDP का हर प्राइस डिसाइड है। तो ना कि कोई कंपनी प्राइस कम कर सकती है, ना कोई कंपनी वो प्राइस EDP जो है वो बढ़ा सकती है। अच्छा। हाँ, अगर पॉलिसी चेंज होती है तो बात अलग है। उस ईयर में तो वो प्राइस चेंज ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा अब L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। गवर्नमेंट ने हर का लाइसेंस डिसाइड किया हुआ है। L1 मतलब लाइसेंस 1, L2 मतलब लाइसेंस 2। हर का लाइसेंस डिसाइड किया हुआ है, लाइसेंस के नंबर्स दिए हुए हैं। जो L1 होता है वो होले सोले रिस्पॉन्सिबल होता है होलसेल में माल रिटेल को देने के लिए, मतलब L2 को देने के लिए। ओके। L1 जो है सिर्फ माल जो है वो L2 को देता है और किसी को नहीं देता है। मतलब वो ब्रांड जो है, मान लो अमृत की बात करें, अमृत L1 को देगा, अमृत जो है वो L1 को अपना प्रोडक्ट देता है, L1 जो है वो L2 को देता है। L1 जो है एक होलसेल लाइसेंस है, L2 जो है वो एक रिटेल लाइसेंस है। आप ये समझिए। ठीक है। जैसे बार होते हैं, क्लब्स होते हैं, उसको L4, 5 बोलते हैं। अच्छा। उसको लाइसेंस 4, 5 ऐसे बोलते हैं। तो जो L1 है वो लाइसेंस 1 मतलब वो होलसेल लाइसेंस है। वो अमरूट एक कंपनी है, अमरूट से उसने लाइसेंस लिया L1 के रूप में, और फिर वो जो है वो L2 को माल देगा। ठीक है, L2 जो है वो रिटेलर्स को माल देगा। कोई भी आदमी, कोई भी जनरल पब्लिक L1 से माल नहीं ले सकती। अच्छा, ओके। कोई भी पब्लिक L1 से माल नहीं ले सकती है, वो L2 से ही माल लेगी। और अगर कोई ये बेच रहा है तो वो इलीगल है। L1 वाला अगर कोई किसी को दे रहा है तो कोई भी L1 माल नहीं बेचता है, कोई भी L1 माल नहीं बेचता है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों को उसका एजुकेशन, हाँ, कोई भी L1 माल नहीं बेचता है। सब माल जो है वो L2 की ही बेचता है। वो रिटेल आउटलेट होता है, वही माल बेचता है। आपका जो लाइसेंस है वो L2 में फॉल करता है या L3 में? L1 जो होता है वो होलसेल लाइसेंस होता है। वो हम L1 से L2 को सिर्फ माल बेचते हैं। ओके। हमारे पास जो L1 लाइसेंस है वो सिर्फ L2 को माल बेचता है। अच्छा, और किसी को माल नहीं बेचते हैं। अच्छा, बट जो आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो किसके अंदर फॉल करते हैं? वो L2 में फॉल करते हैं। L2 में फॉल करते वो हैं। L2 में फॉल करते हैं। और रिटेल आउटलेट से ही आप लोग जो अपना प्रोडक्ट है, आप माल लेते हैं, वो L2 से ही लेते हैं। L1 से कोई भी ना तो माल बेचता है ना कोई खरीदता है। वो लोगों को पता नहीं है, लोगों को L1 ज्यादा पता है, इसलिए। ओके। तो मान लो अभी मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, अब
इस साल मुझे पता है कि यार मेरी 1000 रुपये की एग्जांपल है, 1000 रुपये की विस्की मैं बेचता हूँ, ईडीपी जो है वो 1000 रुपीज़ है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि यार मेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है बट सप्लाई है नहीं, तो क्या पॉलिसी छोड़ते हैं चलो, बट क्या ब्रांड भी कहीं पे ऐसे गवर्नमेंट को बोलता है कि यार प्लीज़ मेरा बढ़ा दो प्राइस? उस ईयर में प्राइस नहीं बढ़ते उस साल तो नहीं, अगले साल। अगले साल वो गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो आप बढ़ा दीजिए। तो अपील की जा सकती अपील है। की जा सकती है अगले साल, इस साल नहीं की जा सकती। मिडिल ऑफ द ईयर वो तो लाइसेंस मिडिल ऑफ फिक्स द हो ईयर गया। लाइसेंस फिक्स है और वो आपको उसी रेट में आपको, और वो एमआरपी है, वो रिटेल में भी उसी रेट में आपको देना पड़ेगा। ओके। तो वो वेरी नहीं करते हैं। और अपील गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, वो टोटली उनकी कॉल वो है। गवर्नमेंट के है। ओके। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती होंगी, प्राइसिंग लेवल कैसे डिसाइड होता है? जैसे आपने बोला कि मान लीजिए एक विस्की को 1000 रुपीज़ ईडीपी है, दूसरे का 500 है, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? वो डिपेंड करता है कि आप मैच्योर कितना कर रहे हैं। अच्छा। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका जैसे मान लीजिए एक ब्लेंडेड प्रोडक्ट है, एक सिंगल मोल्ट प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत कॉमन है, जिसको मैच्योर नहीं करना है, जिसका स्पिरिट्स आना है और वो बिकना है। अच्छा। तो उसका ईडीपी कम मतलब होगा। उसमें एजिंग नहीं है कुछ? उसमें एजिंग नहीं है तो उसमें ईडीपी उसका कम होगा। जिसका आप एजिंग कर रहे हो, जिसको आप मैच्योर कर रहे हो, या जिसको आप थोड़ा अच्छा दे रहे हो, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो, उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। तो क्या ये कहना सही होगा जिस शराब का, अल्कोहल का एजिंग ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा ही रहेगा नॉर्मली? अगर आप बिल्कुल कॉमन टर्म्स में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसका एजिंग ज़्यादा है उसका प्राइस जनरली ज़्यादा ही होगा। ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा। ओके। क्योंकि उसमें उसको टाइम लगा है, उसको इन्वेस्टमेंट लगा है। ओके। अब इसके अंदर एक बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था, जब मैंने पूछा कि ऐसे जी टाउन से देवेश आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अगर किसी को कुछ पूछना हो आप बताइए। तो लोगों ने पूछा कि इसके अंदर क्या फ्रेंचाइजीज का भी कोई मॉडल होता है क्या? नहीं, अभी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी लो नहीं लाए हैं जिससे आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके। तो अगर आप कोई आउटलेट लेते हैं गवर्नमेंट से, उसका लाइसेंस लेते हैं, तो वो आउटलेट आपको ही चलाना पड़ता है। कोई और नहीं चला किसी भी तरह की कोई फ्रेंचाइजी आप किसी को नहीं दे सकते हैं। वो आउटलेट आपको खुद को रन करना है। 1 साल तक तो आपको खुद को ही करना है। आप किसी भी तरीके का कोई फ्रेंचाइजी, कोई उसमें नए नॉर्म्स आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गया। और मान लीजिए फॉर अनफॉरसीन रीजंस, अनफॉर्चुनेटली किसी को लाइसेंस एलोकेट हुआ और वो नहीं चला पाए, कैश क्रंच हो गया, कुछ भी हो गया, उस केस में क्या होता है उस लाइसेंस का या उस एरिया का? आपको सरकार, अगर आप किसी भी रूप में, अगर किसी भी कोई भी इशू आपके साथ होता है और आप आउटलेट नहीं रन कर पा रहे हो, तो उसकी सरकार दोबारा बिड कर सकती है ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन उसका फोरफिट हो जाता है सारा अमाउंट, जो उसके सिक्योरिटीज हैं और भी हैं, वो फोरफिट हो जाएगा। अच्छा। और फिर जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो दोबारा जो है वो, बट उसका प्राइस तो फिर चेंज होता होगा, क्योंकि अगर बीच में है वो तो डिसाइड करती होगी सरकार। हाँ, उतना ही अप्रोक्सीमेटली वही बैठेगा। क्योंकि आप मान लीजिए आपने 6 महीने बाद क्विट कर दिया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि आप जो है वो बीच ईयर में आप क्विट कर जाएं। तो अगर फिर भी आपके साथ ऐसा होता है, तो क्योंकि आपको 6 महीने का लाइसेंस फीस तो आप दे चुके हैं, करेक्ट, सिक्योरिटी फॉरफिट हो चुकी है, तो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स की कोई और बिडर जो है, जो बिड करेगा, वो जो है उसका उसको देना है। ओके। अगर हम अब जी टाउन की बात करें, ऑलरेडी आपने 50 आउटलेट्स बोले हैं ऑलमोस्ट, एक्सपेंशन क्या है अब, इसकी फ्यूचर क्या है आगे? इसका फ्यूचर तो ब्राइट है कि आप जो है एक ऐसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऐसा एक शोकेस कर रहे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, एक अच्छा एम्बियंस है, और आप अब विद बिल आपको सारा कुछ अल्कोहल मिलता है, विद आपको कोई अडल्ट्रेशन का चांस नहीं है, अडल्ट्रेटेड शराब नहीं मिलेगी आपको, बिल मिलेगा और हर जेन्युइन चीज़ मिलेगी। इसका एक्सपेंशन बिल्कुल किया जा सकता है और इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप प्लान कर रहे हो कि और आउटलेट्स खोलने का? हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेंशन किया जा सकता है। ओके। वो डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को अपने साथ ला पाए। मतलब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो इस बिज़नेस में, तो मैं आपको या सिमिलर को रीच आउट करके देख सकता हूँ? बिल्कुल, आप रीच आउट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इसको कर सकते हैं। ओके। कुछ और कहना चाहते हैं आप यूथ के लिए, कुछ इंस्पायर करने के लिए? क्योंकि एक ना सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि
इस फील्ड में नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग थोड़ा डरते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, ये बिजनेस कैसा है। क्या वो परसेप्शन चेंज हुआ इंडिया में अब? इसमें एजुकेशन की तो लैक ऑफ एजुकेशन तो है। इसमें आप ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि इसमें एजुकेशन ना होने के कारण ही बहुत सारा कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। आप देखते होंगे कि सुना होगा आपने कि कोई नकली शराब पी के बहुत लोगों की जान चली गई। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किस लिए हो रहा है? वो एजुकेशन की वजह से हो रहा है। लोग होलोग्राम्स चेक नहीं करते हैं, लोग होम डिलीवरीज मंगवाने लगते हैं। ये सब जो सरकार ने नॉर्म्स डिसाइड किया, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें एजुकेशन होना चाहिए, चाहे किसी के बारे में हो। हमें जो भी हम कंज्यूम करेंगे उसका एजुकेशन तो हम कम से कम ले। तो एजुकेशन हमें होना चाहिए। तो और यूथ के लिए मेरा इतना है कि ये बिल्कुल एक कुछ साल पहले तक ये एक जो बिजनेस था, ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। मेरे को भी ऐसा ही लगता था। इतना बोलना माइंड मत करना, बट ऐसे कहा जाता था कि ठेके तो गुंडे चलाते हैं, है ना? ऐसा परसेप्शन था पहले बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत चेंज हुआ है, मैंने देखा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा भी परसेप्शन ऐसा ही था कि ये तो चीज़ सही नहीं है, लेकिन हम इस बिज़नेस में हैं और कई सालों से हैं और बहुत स्मूथ ये हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको इसमें, लेकिन हाँ ये है कि कुछ प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही चाहिए। आप कोई भी आउटलेट, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स भी देखना पड़ेगा। आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं वो सब भी देखना चाहिए आपको। करेक्ट। और यूथ के लिए तो यही है कि कोई भी आप चीज़ करें तो आप एंटरप्रेन्योर बनिए। इस देश को रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योर्स की। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट है। आपको जॉब प्रोवाइडर्स की जरूरत है इस देश को, जॉब सीकर्स की नहीं। अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है आपको, तो वो कैसे बनेगा? आप समझते हैं कि बहुत सारे जॉब सीकर्स हों फिर नहीं बनेगा। आपको जॉब प्रोवाइडर्स बनना चाहिए। इस देश में जॉब मांगने वाले मैंने बहुत देखे हैं, जॉब प्रोवाइड करने वाले बहुत कम देखे हैं। यूथ को आगे आना चाहिए। कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर्स, जरूरी नहीं यही काम करें, आपको बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है जब जो एक चाय बेच रहा है, आप थड़ी पे, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, थड़ी पे चाय बेच रहा है, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5-10 लोगों को रोजगार देता है, वो भी। लेकिन हमारा एक अगर जॉब सीकर होगा या फिर वो जॉब मांगने घूमेगा तो वो किसी को भी रोजगार नहीं देता है, वो खुद की जॉब के लिए। हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती थी पहले, वो धीरे धीरे उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो यूथ को इंस्पायर करें कि आप आइए और खुद का बिजनेस रन कीजिए, बिजनेस स्टार्टअप्स कीजिए, बिजनेस रन कीजिए। आप उस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, बिजनेस में जाइए, एंटरप्रेन्योर्स बनिए। ये हमें इस चीज़ के लिए फोकस रहना चाहिए और फोकस इस चीज़ पे हमें करना चाहिए। बिल्कुल। आपको ये नहीं है कि आप आए हैं और आप बहुत सारे कॉलेजेस आपको बताते हैं कि आपको हम ये जॉब दिलवा देंगे। मैं कह रहा हूँ आप उन कॉलेजेस को आज से बोलना चाहिए कि हम आपको एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। आप जॉब प्रोवाइडर्स बनिए। और हमारे देश में मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज़ का एक्सपोर्ट बहुत हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप अल्कोहल का ही मानिए, तो आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं जितना कभी नहीं हुआ। तो अगर आप इतना एक्सपोर्ट आज करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो कीजिए ना। करेक्ट। हमारे जो अल्कोहल की इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इतना एक्सपोर्ट आज हो रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया पसंद कर रही है, हमारे कल्चर को पूरी दुनिया पसंद कर रही है। तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और हमें इस धरोहर को, इस देश की मिट्टी को चूम के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको अपनी जनरेशन, खुद की जनरेशन बदलनी है तो आप जॉब कर लो, बट अगर आपको आगे आने वाली 10 जनरेशन पर बदलनी है तो आप बिजनेस कर लो। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे दादा ने बिजनेस किया, मेरे दादू ने बिजनेस किया, मेरे फादर ने बिजनेस किया, मैं कर रहा हूँ, मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। वैसे ही आप 1st जनरेशन बन के देखिए, आप आज बन के देखिए, आप कर सकते हैं। आज जो हमें स्टार्टअप्स में सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवर में है, उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। और हमें शुरू तो करना चाहिए, कहीं से तो शुरू करना चाहिए। करेक्ट। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो हैं आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग सेक्टर्स में जब काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप आइए और एक एंटरप्रेन्योर बनिए और बहुत सारे यूथ को आप एम्प्लॉय कीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए।
जब आप अपने फादर के साथ डिस्कशंस करते हैं, अब वो एक डिफरेंट माइंडसेट से आते होंगे, आई एम श्योर, आपके लिए वो चेंज करवाना कितना मुश्किल था? ये तो चैलेंज थोड़ा रहेगा, और हर मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी शायद उसके लिए भी वो चैलेंज रहेगा मुझे चेंज करना, या ये चैलेंजेस तो होंगे ही फैमिली रन बिजनेसेस में या एंटरप्रेन्योर्स में। आप जब नेक्स्ट जनरेशन आपकी आती है तो चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन आप बातचीत से वो चैलेंजेस रिजोल्व कर सकते हैं और आप उस चीज़ में आगे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं है, लेकिन हाँ चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि आपका जब जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़े थॉट्स अलग हो सकते हैं, और ये बहुत कॉमन है। मैंने देखा है कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो सोसाइटी में हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि वो अपने फादर के साथ बिजनेस इतना इजी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी थॉट्स अलग हैं, और ये बहुत कॉमन है। इस चीज़ को आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि थॉट्स अलग हैं, क्योंकि हर जनरेशन के होंगे, आपके बच्चों के भी आपके थॉट्स अलग होंगे, आपसे थॉट्स बिल्कुल अलग होंगे उनके। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस चीज़ को एक चैलेंज समझें या उस चीज़ में डूब जाएं कि वो करें ही ना। तो क्या कर सकते हैं वो जिसका मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे फादर का बिजनेस है और मैं ज्वाइन कर लिया, बट वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आपके साथ भी हुए होंगे, क्या कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए? आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फॉर श्योर मेरे फादर ने समझा तो आप किसी के भी फादर समझेंगे, टाइम लगेगा उनको, क्योंकि उनके जनरेशन अलग थी, ठीक है ना। अब मेरे दादू को फोन सीखने में तो 1 महीना लगा ना, लेकिन आपको नहीं लगा, और नेक्स्ट जनरेशन को शायद 1 दिन भी ना लगे। तो जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी होती हैं तो, और जो वो आज देख रहे हैं वो शायद उनके लिए उतनी कंपेटेबल नहीं है। लेकिन आप अपने जब बातचीत करेंगे, आप उनको चीज़ें सिखाएंगे या कोशिश करेंगे तो आप वो कर सकते हैं। बातचीत से समाधान हो जाता है। एक लास्ट आपसे पूछूंगा, जी टाउन के लिए क्या आपका विजन है, क्या एस्पिरेशन है, क्या बनाना है आपको उसका? मुझे जी टाउन के लिए कुछ नहीं बनाना है, कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए, इस देश में अडल्टेड शराब बिल्कुल बंद हो, लोग नकली शराब ना पिएं, और शराब के लिए एजुकेशन हो, और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, और जो लोग शराब ज़्यादा पी रहे हैं वो अपना शराब हार्ड अल्कोहल से सॉफ्ट अल्कोहल की तरफ आएँ, और जो लोग सॉफ्ट अल्कोहल की तरफ जो हैं वो लोग कोशिश करें कि अल्कोहल को छोड़ें। मेरा कोशिश यही है, मेरा कुछ बनाने का कोई कोशिश नहीं है, मेरा मकसद कोई बिजनेस नहीं खड़ा करना है इसमें। मेरा कोशिश ये है कि जो मैंने देखा इस समाज में हो रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो लोग बेकार शराब पी के, एडिल्टेड शराब पी के मर जाते हैं, वो कम हो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ इनिशिएटिव लेके उसको कम कर सकूँ। आप खुद भी नहीं पीते? मैं बताना चाहूँगा कि मैं टीटोटलर हूँ। मैं शराब मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाई है, और मैं सबको अपील करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि शराब जो है वो ना पिएं, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है। तो शराब को जितना कम हो सके कोशिश कीजिए आप हार्ड अल्कोहल की जगह सॉफ्ट अल्कोहल पे आएँ, और फिर कोशिश कीजिए कि आप उसको छोड़ सकें। ये वो ना एक कहावत होती है कि हलवाई मिठाई नहीं खाता खुद की बिल्कुल ऐप्ट बैठती है अभी यहाँ पे आपकी बात पे आप कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल रीजंस हैं, और कि अच्छे रीजन है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। शराब पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। करेक्ट। शराब पीना तो कभी भी उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, उसके कारण घर पे फैमिली में इतना प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं पीनी चाहिए शराब, शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अगर आप आदी हैं, शराब पी रहे हैं, आपसे नहीं छूट रही है, तो उसकी जगह आप सॉफ्ट अल्कोहल का, आप हार्ड अल्कोहल की जगह सॉफ्ट अल्कोहल की तरफ जाएं, और सॉफ्ट अल्कोहल की जगह जाके आप उस चीज़ को क्विट करें। राइट। ये बहुत इजी है। कैसा लगा आपको ये सब? बहुत अच्छा लगा, और पहली बार अल्कोहल का एजुकेशन जो है हम जो है समाज में दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और हम लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप शराब पीने के आदी हैं तो अच्छी शराब खरीदें, और कोशिश करें कि ना ही पिएं। थैंक यू सो मच देवेश, बहुत मज़ा आया बात करके। आई एम श्योर लिसनर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगी आज के एपिसोड से अराउंड दिस एंटायर अल्कोहल इंडस्ट्री, ठेके का बिजनेस। बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं ना, वो ठेका चलाना कैसे होता है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं आज, गवर्नमेंट रिलेटेड भी हो गई, बिजनेस रिलेटेड हो गई, नॉन मार्केटिंग रिलेटेड हो गई, सब कुछ हमने आज डिस्कस किया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत एजुकेशन मिलेगी, और लोग इससे सीख पाएंगे
कि हमें कैसे बाइंग बिहेवियर सुधारना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर।